हमारे प्लेयर्स टेक्निकली दे नॉट अलाउड टू प्ले इन द नेशनल टीम यूके वगैरह। अच्छा। क्योंकि यूके का जो रूल है कि टॉप 30 कंट्रीज़ को ही वो एक वर्क वीज़ा सबमिट करता है, तो हम लोग यहाँ कचरे में ही खेलेंगे। Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to episode 3 of Behind the Games. From futsal in Liari to managing national team, our guest today is reshaping football in Pakistan. From breaking barriers to building different clubs, our guest today is Shahzeb Khan. Hello Shahzeb. Hello. So let's hear it from Shahzeb onwards. Assalamu alaikum Shahzeb, how are you? I'm good. Thank you for having me here. Thank you for coming here. Okay, so tell us about yourself. What do you do? How was your passion in football got involved? Where did it start from? All about that. So basically, school में हम खेलते थे पहले football. Obviously, I was the captain of Beacon House all over Sindh. Okay. उसके बाद I opened a futsal club called Abdul FC. आपको पता है ज़ाहिर है गलियों में फुटबॉल शुरू होती है हमारी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब्दुल FC बनाई, एक अच्छी टीम बनाई। पहला जो रेड बुल टूर्नामेंट हुआ था ऑल पाकिस्तान का, हम उसके चैम्पियंस थे, तो वहाँ से थोड़ा सा हमें एक नाम मिला था, थोड़ी सी फेम मिली। एंड फुटसॉल से शुरू हुए थे। आई थिंक वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट फुटसॉल टीम्स इन पाकिस्तान उस ज़माने से अभी तक चल रही है माशाल्लाह, एंड वी आर स्टिल अप देयर विद द बेस्ट। अब्दुल FC से शुरू हुई, उसके बाद अब्दुल FC को हमने एक डिस्ट्रिक्ट टीम भी बनाया, 11SI टीम बनाया, हमारे पास क्रिम्सन एक स्पॉन्सर आया, एंड देन हमारे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने अंडर प्रिविलेज किड्स को भी अपने साथ इंक्लूड किया, जो डिपार्टमेंट से जिनको नौकरियों से निकाला। तो एक प्रोग्राम के ज़रिए हमने 11SI करके उनको फ़ुटबॉल और उनका एक मॉनेटरी बेनिफिट करते हुए चलाया। उसके बाद फिर मेरे जो पार्टनर हैं अदील, तो वो आए थे कनाडा से, एंड तब हमने शुरू किया कराची सिटी फुटबॉल क्लब। तो कराची सिटी ऑब्वियसली एक अकेडमी, वो KU में भी काम किया हुआ, तो उनकी एक्सपर्टीज़ उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कराची सिटी बनाया। हमारे पास एक लोकेशन थी, अब माशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह अगले महीने तक पूरे कराची में 6 लोकेशंस हो जाएंगी, एंड वी हैव अबाउट 1100-1200 किड्स एक्टिव जो हमारे पास खेल रहे हैं, और हमारी वुमेंस टीम पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। जब कराची सिटी की सक्सेस आई तो हमने इस्लामाबाद सिटी अपने आप को एक्सपैंड किया, एक सिटी ग्रुप बनाया, तो इस्लामाबाद में हमारी एक अकेडमी लॉन्च हो चुकी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, और अब दूसरी हमारी खुलदुनिया स्कूल में ओपन होने वाली है, एंड इसके बाद हम लाहौर और फैसलाबाद में भी इंशाल्लाह बाय दिसंबर जनवरी जाएंगे। एंड ये अकेडमीज़ का है, और फिर हमारी एक फाउंडेशन है द ग्रास रूट फाउंडेशन, और वो हमारे पास सऊदी से फंडिंग आई थी, एंड उसमें मेरे जो पार्टनर है सऊद, उनके साथ हमने ये खोली है, एंड माशाल्लाह से अभी से ही हमारे पास 4 सेंटर्स एक्टिव हैं। यहाँ पे सारे पूरे पाकिस्तान के जो क्रीम के टॉप बच्चे, उनको हम लोग बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट कोचेस, स्टाइपेंड्स, पेमेंट्स, उनकी रिहाइश, खाना पीना, रहना, एजुकेशन, सब चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये अभी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द फुटबॉल कम्युनिटी एंड टू द प्लेयर्स। उसके अलावा फॉर्चुनेटली अभी हमारी जो नई बॉडी आई है, तो मुझे एज नेशनल टीम मैनेजर अपॉइंट किया है विद सोलानो, जो इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर फॉर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। तो अभी तक तो यही हुआ, बाकी कुछ होगा तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे आपको। Okay, so Abdul FC to start with was a futsal team, right? आपको किस मोमेंट पे लगा कि ये एक मूवमेंट बन सकती है या इसको अब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए? बेसिकली जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करके आया था, तो उसके बाद हम लोग फुटसॉल तो खेले ही जा रहे थे, हमने देखा था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़ा खिलाफ था डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल, मिट्टी पत्थर फजूल के लांझे होते हैं, लेकिन फिर हमारे लड़के भी ज़्यादा हो गए, हमने एक डेवलपमेंट टीम बनाई, एक ग्रुप बहुत बड़ा हो गया था, तो हमने बोला यार यू नो व्हाट, लोग कहते हैं कि ये लोग बर्गर हैं, ये लोग खेल नहीं सकते मतलब डिस्ट्रिक्ट में, और फिर हमारे लड़के आगे नहीं बढ़ रहे थे मतलब नेशनल सेटअप पे, प्रोविंसेस में, और जो सिंध सुपर लीग इस तरह की चीज़ों में, तो 11 एक्सपोजर देना था। और ये लोग वैसे भी खेलते तो थे, अलग अलग क्लब्स में खेलते थे, और वहाँ पे उनको उस तरीके की मतलब दे weren't लुकिंग, वहाँ पे उनको इतना अच्छा चल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोला यार हम लोग अपनी टीम ही क्यों ना बना लें। तो वहाँ पे वो खेलते थे, वहाँ पे बैरियर्स बहुत होते थे, कोई टीम में अपने इलाके वाले बच्चे, उनको एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आती थी, तो उन्होंने बोला हम लोग साथ खेलेंगे, तो हमें एक टैक्टिक्स होती हैं, हमारी कंफर्ट लेवल होता है, हमारे तरह के लोग होते हैं, उस हिसाब से करें। तो अब्दुल FC लोग पूछते हैं कहाँ की टीम है, बोलता हूँ पूरे कराची की टीम है, हमारे पास पूरे कराची से बच्चे आए हुए हैं, पूरे मतलब लिटरली हर 5 की 5 जो हमारी वो है सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, हर इलाके का बच्चा खेल रहा है। तो हमने स्टार्ट अपने ही फुटसॉल वाले बच्चों से किया, देन ऑब्वियसली माशाल्लाह हमारा नाम था, तो फिर क्रिम्सन एक स्पॉन्सर आया, एंड ये बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो ये इतना टाइम नहीं दे सकते थे, डिस्ट्रिक्ट वालों को रेगुलरली खेलना पड़ता है। तो वहाँ से फिर हमारे पास जब क्रिम्सन आया, हमने नेशनल प्लेयर्स लिए, लियारी से प्लेयर लिए, वेस्ट से प्लेयर्स, ये ऑल ओवर कराची जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, मतलब पाकिस्तान वाले प्रोफेशनल, उनको अपनी टीम में पैसे दे के, स्टाइपेंड्स दे के हम लेके आए। मेरे हिसाब से अब्दुल FC से जितना बड़ा हमने पाकिस्तान फुटबॉल को फ़ायदा दिया, स्पेशली कराची में, वो किसी चीज़ से नहीं दिया, क्योंकि ये वो प्लेयर्स थे जो फ्री में खेलते थे। फिर जो आप मूवमेंट की बात कह रही, हुआ ये कि
जब हमने एक प्लेयर को पैसा देना शुरू किया तो वो अपने जो होम क्लब्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए कि आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, ये दे रहे, मैं इधर क्यों ना जाऊँ। तो या तो उनको वो देना पड़ रहा था या उनको जाने दे रहे थे। फिर हमें देख के जो थोड़े लोग एक्सप्लॉइट करते थे प्लेयर्स को कि यार मुफ्त में खिलाते रहो, उन सब ने देना शुरू कर दिया। फिर मज़े की बात ये कि अब्दुल FC के मेरे अपने प्लेयरों ने मुझे छोड़ के अलग क्लब्स में गए क्योंकि उनको मेरे से ज़्यादा पेमेंट मिलने लग गई। तो मसला ये है कि मैं तो इस चीज़ को प्रोफेशनली एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ पे ये चीज़ बुरी मानी जाती है, आपने हमें छोड़ दिया पैसे के लिए, आप भूखे हो या ये हो। जब उस बंदे का प्रोफेशन ही यही है, उसका ज़रिया ही फुटबॉल है, तो उसको करना पड़ेगा। हमें देख के शाहिद मेमोरियल आई, इस्माइल मेमोरियल आई, अब पूरे पाकिस्तान में एक फ़ुटबॉलर की डिमांड बन गई है। अब फुटबॉलर्स पैसे मांगते हैं, वो एक कहते हैं हमें जहाज़ का टिकट दो, हमें अकोमोडेट करो, हमारा खाना पीना सारी चीज़ें हों। तो लगता है कि बड़ी छोटी बात है, लेकिन अब आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल भी होगी उसमें प्लेयरों को पैसा मिलना शुरू हो गया। एंड ये चीज़ हमने कराची में शुरू की थी अब्दुल FC के साथ। दैट्स ग्रेट। सो आपने बताया कि तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ भी आप काफ़ी काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कोई कुछ ऐसी हर्डल्स या कौन सी वो मुश्किलात है जो सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ऑल्सो कि आप कैसे स्पॉट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं कि दिस बच्चा और दिस कैन बी अ रॉक स्टार या इसमें ये स्किल सेट है, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? अच्छा, तो बेसिकली ये अब्दुल FC से हमने शुरू किया था, जो अंडर प्रिविलेज थे तो हमने बच्चों को अपने पास लेके आए। वो ज़ाहिर देखे हमने खुद इतनी फ़ुटबॉल के लिए हमें सब पता था, हम लोग खुद डिस्ट्रिक्ट में दूसरी टीमों में इन्वॉल्व थे, तो ज़ाहिर हमने हमारे वो होता है पूरा मैचेस देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारी टीम में इस पोजीशन के प्लेयर्स हैं तो हमें किस पोजीशन का प्लेयर लेके आना है, तो उस हिसाब से होते। फिर हमने जो असल काम किया वो हमने ग्रास रूट फाउंडेशन से किया। उसके लिए हमने पूरा सर्वे ऑल ओवर पाकिस्तान गए, हमने ट्रायल्स रखे, हम हर इलाके के कोचेस से रिकमेंडेशंस ली, हमने ओपन हाउसेस रखे। वो असल हर्डल्स ये हैं कि सबसे पहले अगर आप प्लेयरों पे जाए, मैल न्यूट्रिशन है, आप जाते हैं आपको लगता है कि जी बच्चा है, वो बच्चा जी 6 साल बड़ा होता है क्योंकि उसकी खाना पीना खुराक सही नहीं है, स्पेशली इन सिंध लियारी की अगर हम बात करें। अगर आप KPK में जाएंगे, अगर आप बलूचिस्तान जाएंगे तो बच्चे के पास पैसा होना लेकिन माशाल्लाह उसकी खुराक ठीक है, उनका पानी भी साफ़ है, वो खाना उसने रोश है, मतलब माशाल्लाह वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। तो ये कराची में अब्दुल FC में हमें इशू ये हुआ था कि बच्चे जो थे उनमें इतनी जानवान नहीं थी। जो हमने फिर लियारी का सेंटर ग्रास रूट फाउंडेशन का खुला था उसमें एज का बड़ा इशू हुआ था, सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए हुए हैं, सब कुछ नकली हुआ हुआ है। तो वो फिर हम लोगों ने इस हद तक काम किया कि हमने पेरेंट्स के बेफॉर्म्स मंगाए, हमने ऑब्वियसली फिर थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया कि अच्छा ये भाई क्या, लोग अपने अलग भाइयों के नामों पे खेल रहे हैं, इस तरीके की लोगों ने चीज़ें की हुई थी। तो हमने एक आइडिया लगाया कि अच्छा इनकी शादी अगर 10 साल पहले हुई है, पहला बच्चा है तो अच्छा भाई शायद 2 साल बाद हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेटली यही है क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरीके का आपकी इन एरियाज़ में कोई फैमिली प्लानिंग वाला चक्कर नहीं होता। तो वो माशाल्लाह से उस हिसाब से हमने पूरा ऑब्जर्व किया क्योंकि बहुत बड़ा ये मेजर हर्डल है एज वाला। वो ये रहा है पाकिस्तान की नेशनल टीम से लेकर जूनियर टीम्स तक आपको रिजल्ट अंडर 16 अंडर 19 में अच्छा लगता है, जब वो प्लेयर बड़ा होता है वो उसके रिजल्ट ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि वो वैसे ही बड़ा बच्चा जूनियर में खेल रहा होता है। ये उसके अलावा प्लेयर्स, उनकी फैमिलीज़ का प्रेशर अपने इलाके से छोड़ने नहीं देते, आप हमारे इलाके में ही खेलोगे। एक फ़ुटबॉलर की ज़िंदगी 10 साल की है, उसके बाद उसको किसी ने पूछना नहीं है, उसकी इंजरी हो गई उसको ऑपरेशन तक उन्होंने कराना नहीं है, बस खिलाना है अपने इलाके का नाम, भाई आप इधर खेलो उधर ना जाओ, ये लोग 2 नंबर हैं, ये लोग पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये आपको छोड़ देंगे। तो देखिए बातें तो होती हैं एंड लोग हमारे खिलाफ अभी भी कहते हैं कि आप फाउंडेशन से कुछ कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र है उसका कोई मसला नहीं है, सब सेट है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम प्लेयरों के लिए कुछ करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रास रूट्स फाउंडेशन हमने जितने सेंटर्स खोले हैं सारे हमारे UFL लाइसेंस कोचेस हैं, हमारा पैनल बहुत बड़ा और हम बच्चों को एक डायरेक्शन ख्वाब दे रहे हैं, हम लोकल लीग्स कर रहे हैं, हम लोग पूरे पाकिस्तान में इनको आपस में खिलाएंगे फिर हम इनको बाहर लेके जाएंगे। तो आई थिंक इससे अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमें सारे स्टेक होल्डर्स की हेल्प चाहिए, हमें नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, वरना ये प्रोजेक्ट में हमें बड़े इश्यूज फेस होंगे। अच्छा, टेल अस अबाउट कराची सिटी FC। यू टोल्ड मी कि 5 सेंटर्स 1000 किड्स, उसके बारे में बताएं कि उसके पीछे क्या ड्राइव थी, उसका आइडिया कैसे आया, उसकी एक्सपेंशन के पीछे क्या आइडिया था? देखिए आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कराची सिटी उसका मैं सारा क्रेडिट अपने पार्टनर को दूंगा क्योंकि मैं ये मेरा फोर्टे नहीं था, इस चीज़ में मैं अच्छा नहीं था, मेरा ज़्यादा ऑपरेशंस का काम फुटसॉल का काम है एंड मैं ज़रा ग्राउंड में रहने वाले बंदों में से हूँ। ये एकेडमी का काम थोड़ा एक अलग है, पेरेंट डीलिंग, प्लानिंग, बच्चे, मैंने कभी इस एज पे काम भी नहीं किया। तो अदील भाई जो हैं, जो भी नेशनल वुमेंस टीम के हेड कोच हैं एंड जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कराची यूनाइटेड में भी काम किया, बाहर बार्सिलोना में भी काम किया, तो इज़ अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड कोच एंड फुटबॉल इंडस्ट्री के बहुत बड़े एसेट है फॉर पाकिस्तान। तो जब वो इधर आए उनको ज़ाहिर
कराची यूनाइटेड के साथ उनका नहीं निगोशिएट हो पाए टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ही टोल्ड मी दैट वी शुड वर्क टुगेदर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फिट हमारे लिस्टेड है, क्योंकि उनकी अलग एक्सपर्टीज़ है, मेरी अलग है, एंड वही बात है टीम टुगेदर आप लोग बहुत यू कैन डू वंडर्स। तो इनिशियली पीपल डाउटेड अस, हमने एक सेंटर खोला PAD पार्क में, एंड आई थिंक बहुत क्रेडिट उनकी वाइफ को भी जाते हैं, निदा बाजी जो हमारे साथ काम करती हैं। तो आई थिंक टेक्निकली वो भी हमारी पार्टनर ही हैं, तो वी आर 3 पार्टनर्स। तो ज़्यादातर उनके थ्रू ही ये चीज़ फैसिलिटेट हुई, एंड हमने PAD पार्क से खोला, 1-2 और सेंटर्स खोले। ज़ाहिर है वो अब नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड ही ख़त्म हो गए। अब हमारे पास करंटली क्लिफ्टन में PAD पार्क है, हमारे पास 2 तलवार में क्रॉस कोर्ट है बाय लेजेंड्स अरीना, फिर खड्डा मार्केट पे मेन हमारा जो अच्छा सेंटर है लेजेंड्स अरीना है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़, इफ़ नॉट द बेस्ट फैसिलिटी, इससे अच्छी कोई पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे हम 6 डेज़ रन करते हैं, 4 आवर्स एवरी डे। तो लेजेंड्स अरीना 3rd सेंटर, DHS KBZ में हमारा सेंटर है फेज़ 6 4th, और हमारा एक और सेंटर है MRDHA फेज़ 8, एंड हमारा 6th सेंटर अब गुलशन की साइड में, पुल के उस तरफ भी हम माशाल्लाह लेके जाना चाह रहे हैं कि थोड़ा इस साइड के अलावा हम आहिस्ता आहिस्ता सारे रीजन्स करें, एंड देन इसके बाद हमारा मलीर का है। तो माशाल्लाह 6 सेंटर्स हैं। आई थिंक मैं क्रेडिट हमारी पूरी टीम को देता हूँ, हमारी मैनेजमेंट में ईमान है, असद है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे आर द रीज़न वाई वी आर हियर। ये बहुत दिल से काम करते हैं, एंड जो हमारी हायरार्की जिस तरह सेट है, सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनली होती हैं। एंड ऑल्दो मैं और अदील भाई काफ़ी आगे पीछे और भी चीज़ें और प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन अभी भी कराची सिटी की फ्रॉम मैनेजमेंट टू कस्टमर सर्विस टू मार्केटिंग टू वुमेंस प्रोग्राम इज़ टॉप नॉच। हमारी वुमेंस टीम ज़िंदगी में एक दफ़ा फुटसॉल टूर्नामेंट, वो भी जब हमारा पूरा स्क्वाड अवेलेबल नहीं था, हारी होगी, वो भी पेनल्टीज़ पे। उसके अलावा आई थिंक हमने अगर 100 मैच खेले हैं तो हम 99 या 99 जीते हैं। वी हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल मैच। और एक हम पेनल्टी फुटसॉल का एक रैंडम सा टूर्नामेंट आ रहे थे, वी हैव वन अबाउट 30-40 ट्रॉफीज़। हम नेशनल चैम्पियनशिप के भी विनर थे। नेशनल टीम में हमारे सारे प्लेयर्स हैं, वी हैव सोहा, वी हैव अलीज़ा, रामीन, हमारे पास डायस्पोराज में भी जामना वगैरह आके हमारे साथ खेले हुए हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग वेरी गुड, एंड सैफ क्लब चैम्पियनशिप के लिए भी नेपाल में वी आर गोना बी द फर्स्ट क्लब दैट इज़ बीइंग नॉमिनेटेड। फिर इस कराची सिटी को हमने रेप्लिकेट किया इस्लामाबाद सिटी विद अब्दुल्ला शाह, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, वलीद जावेद टॉप नॉच कोच, एंड सऊद हमारे एक और पार्टनर है जो मेरा ग्रास रूट में भी है, तो ही इज़ जॉइंड इन एज वेल। कोई भी अकेडमी आप देखेंगे ना, वो दूसरी सिटीज़ में गई हैं, लेकिन उनका उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमारा ये बड़ा अच्छा प्लान था टू गेट लोकल पार्टनर्स इन टू द सिटी ग्रुप। ये नहीं हो सकता कि कराची में शाज़ेब अदील बैठे और उनको इस्लामाबाद सिटी सक्सेसफुल होगा, तो हम लोग इस्लामाबाद के ही पार्टनर अपने साथ लेके आए। तो उस वजह से ये है कि उनका एक स्किन इन द गेम भी है, एंड हमारा ये कि यार कमाने का इशू नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर पार्टनर्स हम ज़्यादा भी रखें, हमारी चीज़ तो अच्छी हो। नहीं, आई एम श्योर सुनने में या देखने में तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ effort and time and energy, and I'm so proud of whatever you've been done so far. अच्छा, मुझे बताएं कि कराची में what do you think on average, do you think कि टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है? I honestly think again I might be a bit critical, I think हमारे पास टैलेंट है ही नहीं कराची में ओवरऑल पाकिस्तान में। ओके, क्योंकि जब फुटबॉल बैन हुई भी है, देखिए टैलेंट तो है, ज़ाहिर है माशाल्लाह फिजिकली हमारे पास लोग हैं, पॉपुलेशन है, सब चीज़ें हैं। जो रिजल्ट नहीं आ रहा उसमें नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपकी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब आप लोग लीग्स ही नहीं खेल रहे तो आपका टैलेंट अभी पॉलिश होगा। सही, मतलब ज़ाहिर है टैलेंट तो दुनिया में हर मुल्क में है, लेकिन जब तक वो हम लोग का भी स्टैंडर्ड नहीं है, आई वुडंट से कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट ज़रूर है, लेकिन हमारे पास अभी प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। हमारे पास डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं है, हमारे पास क्लब स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास लीग नहीं है, हमारे पास जब कुछ है ही नहीं, हम लोग रिलायंट डायस्पोरा प्लेयर्स पे इन वुमेंस फुटबॉल, इन मेंस फुटबॉल। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आप लोग सारे बाहर से प्लेयर क्यों लाएंगे? तो टैलेंट तो आई वुडंट से टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास लोग हैं, यू कैन डू इट, बट सबसे जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं होगा, जब तक आपकी PFF आपकी ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करेगी, टैलेंट नहीं बन पाएगा। लोग कहते हैं जी टैलेंट बहुत है, फुटबॉल खेलने से, गलियों में हर जगह फुटबॉल खेलने से इसका ये मकसद नहीं है वो टैलेंट है। वर्ल्ड फुटबॉल बहुत आगे जा चुकी है। आप अगर सैफ रीजन में भी देखेंगे, इंडिया विदाउट डायस्पोरा प्लेयर्स, बांग्लादेश विदाउट डायस्पोरा प्लेयर्स, वुमेंस फुटबॉल, मेंस फुटबॉल में आपसे आगे है। हमारे कोई लोकल प्लेयर्स बेरली, आखिरी बड़ा नाम आपके पास कलीमुल्लाह खेला था टॉप लीग्स में, तो तब आपकी क्योंकि लीग्स हो रही थी। अब आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं बाहर वो अफगानिस्तान लीग और छोटी मोटी लीग्स खेल रहे हैं, तो वो कोई उनको मैं लीग्स नहीं कहता। आपका लास्ट प्लेयर जो एक अच्छी लीग मेंस फुटबॉल में खेला था लोकल, वो कलीम था, एंड दैट वाज 10 years ago। अब आप जा रहे हो जी बांग्लादेश लीग से ऑफर आई, भूटान लीग में आलमगीर खेल रहा है, मालदीव में अब्दुल्ला खेल रहा है, लेकिन ये उस लेवल की नहीं है।
तो ऑल्दो देर द बेस्ट प्लेयर्स इन आवर कंट्री, लेकिन साकिब खेल रहा है मालदीव्स, लेकिन जिस लेवल पे कलीम गया था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोकली खेल रहा था, KRL खेल रही थी, लीग का टॉप स्कोरर था, साल में 360 दिनों में 200 दिन वो फुटबॉल में था। अब आपकी जब फुटबॉल ही नहीं है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। आपकी वुमेंस फुटबॉल में भी अभी हमारी सोहा टॉप की प्लेयर, इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग रियली हार्ड वो बाहर जाए। तो आपके प्लेयर्स पाकिस्तान तक ही हैं, उनको बाहर उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो टैलेंट हमारा वेस्ट हो रहा है। फुटबॉल अब देखें ना, हमारी वुमेंस आखिरी टूर्नामेंट के बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, हमारी नेशनल टीम कहीं खेल नहीं रही। तो जब तक ये कुछ नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मुझे बहुत उम्मीदें हैं मोहसिन गिलानी साहब से। आई थिंक उससे अच्छा कोई कैंडिडेट था ही नहीं, एंड हमने हमारी तरफ से उनको इलेक्शन में भी फुल सपोर्ट था। तो आई डू थिंक देयर इज़ अ लाइट कि हम लोग सही रास्ते पे डायरेक्शन पे जा सकते हैं और वही फुटबॉल चेंज कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कोई नहीं कर पाएगा। दिस इज़ अ फैक्ट। ओके अच्छा, मुझे कुछ ऐसे आपकी काफ़ी सारी बातों से मैं कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा रही थी। मुझे बताएं कि कुछ ऐसे टाइम्स थे जहाँ पे आपको कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जो कि बाकी लोगों को अच्छे नहीं लगे, बट यू हैड टू डू इट। अब इट कैन बी ईदर वे, लाइक आपकी फाउंडेशन से रिलेटेड हो सकता है, अब्दुल FC से रिलेटेड हो सकता है, या नेशनल टीम से रिलेटेड हो सकता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे यू थॉट के यू नो दिस डिसीजन और ये काम करना ज़रूरी है, बट यू डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट? देखें, फैसले तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो लोगों को नहीं पसंद आते, अपने लोगों को भी। लेकिन देखें, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए ना आपको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड मैं ये ओपनली कहता हूँ कि मैंने गलत फैसले भी किए। मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन एरर होता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में बिठाया हुआ है जहाँ मैं फ़ैसले ले सकता हूँ। तो फैसले मेरे इस बेसिस पे नहीं होते कि मैं किसी को सेटिस्फाई करूँ, मैं किसी को खुश करूँ। तो मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, मेरी अकेडमीज़ हो, मेरे क्लब हो, उनकी बेटरमेंट के लिए ही होते हैं। अब वो कभी कभार उनको समझ नहीं आते। फॉर एग्जांपल स्पार्टेक्स अभी एक टीम थी, हम सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीते, अब उस कोच CM बलोचिस्तान कप था, माशाल्लाह 25 लाख रुपए विनिंग, सबसे बड़ी हमने विन की। तो मालूम मेरे से खुश नहीं थे, मेरे अपने प्लेयर्स सेटिस्फाइड नहीं थे। आपने इसको गलत खिलाया, आप फेवरेटिज्म करते हैं, आपने मुझे क्यों सब्स्टिट्यूट किया, आप बाहर से लोग क्यों बुला रहे हैं, आप इसको थोड़ी क्यों दे रहे हैं। तो एंड में मेरे पास ट्रॉफी हाथ में थी और मेरा मकसद था टूर्नामेंट जीतना। तो जो हमारे फजल भाई थे वहाँ, उनका यह था आपने अपना काम कर दिया। मैं टूर्नामेंट जीतने गया था और मैं उनको बच्चों को खुश करने नहीं गया था। तो लोगों को ये नहीं पता कि अगर मैं कोई स्टेप ले रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन की या क्लब की, तो मेरे लिए क्लब की बेटरमेंट और रिजल्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उनको खुश करने के लिए अपने आप को क्यों करूँगा, क्यों एंड में सारी चीज़ें मेरे पे आएंगी। तो जैसे वुमेंस फुटबॉल में भी हमारी कभी कभार डिसएग्रीमेंट्स हो जाती है क्लब में कि ये क्यों है, वो क्यों है, सोहा है, आप उसको क्यों करते, वो ट्रेनिंग पे नहीं आती। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हमारे साथ खेलना चाहिए, हम उससे सीखेंगे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, तो मैं इनके साथ खेल के अपना लेवल क्यों नीचे करूँ, मुझे बॉयज़ में खिलाओ। तो आपका काम, जो मेरा अपना काम, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, मैनेजमेंट स्किल्स, मेरा दोनों साइड्स की स्टोरी सुनना, उस पर फिर क्रिटिकल थिंकिंग करना कि सबसे अच्छा फैसला क्या है और हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, तो वो फिर लेना पड़ता है। तो वो शायद उसको समझना है, वो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि हमारा एक सर्वे करना होता है कि हमारा क्या काम है। अब सेंटर्स हमारे हुए, कभी कभार अदील पे कहते हैं यहाँ ना खोलो, मैं कहता हूँ कभी खोलो। वो कहते हैं एक सेंटर आप खोल रहे हो तो उस पर इन बेसिस पे खोलो, मैं कहता हूँ नहीं यार, इन बेसिस पे भी हमें खोलना चाहिए। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे डिस्कस करो एंड सेम पेज पे आओ। जब फाउंडेशन पे था, लियारी में खोलें, मलीर में खोलें। लियारी में टैलेंट ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, मलीर में ग्रासी ग्राउंड ज़्यादा है, मलीर में वो वाला पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन वहाँ अलग इश्यूज़ हैं। तो वो आपको देखना पड़ता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि यहाँ मुझे क्या फ़ायदा। बेसिकली पाकिस्तान फुटबॉल में है तो नुकसान ही, तो किधर आप कम नुकसान करेंगे। तो उस नियत से हम फिर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। आई थिंक, और ये प्लेयर्स के टेंट्रम्स वाला तो हम हाईएस्ट लेवल पे भी देख लेते हैं, प्रीमियर लीग में भी देखने को मिलता है। अगर देखें ना आप प्रीमियर लीग, जैसे बिल्कुल आपने सही बात की, आप प्रीमियर लीग देखें, आप इंटरनेशनली भी देखें, कहते हैं कोच का ये था, कोच का वो था, फेवरेटिज्म ये है, कोच ने इसके साथ ज्यादती कर ली। तो जब उस लेवल पे करें तो इस लेवल में हमें भी थोड़ी ज्यादती करने दो, कोई इशू की बात थोड़ी है। ट्रू। अच्छा, ओके, सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेंस फुटबॉल, मुझे ये बताएं कि वुमेंस टीम क्यों ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी रैंकिंग भी टेबल पे ऊपर जा रही है, जबकि मेंस फुटबॉल लाइक दे आर परफॉर्मिंग सो बैड, और उनकी आई थिंक पोजीशन स्टैग्नेंट है या इज जस्ट गेटिंग वर्स। सो उन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट्स द रीज़न डू यू थिंक बिहाइंड? उसमें डिफरेंस है मेरे पार्टनर का, जो अदील भाई हैं, वो टीम के हेड कोच हैं। तो आई थिंक उनको सारा क्रेडिट दूंगा, देना भी बनता है। एंड ऑल्दो सब लोग कहते हैं वहाँ की
आई डू फील वुमेंस फुटबॉल में रैंकिंग इंक्रीज करना इज़ मच ईजियर देन मेंस, बट वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक अगर डील नहीं होता तो आपकी पास इस लेवल की डायस्पोरास आ भी नहीं रही होती, क्योंकि बड़ा कंफर्ट लेवल बड़ा सेंसिटिव है वुमेंस फुटबॉल। तो आई डू फील हमारे मेंस फुटबॉल में कोचेस आए हैं 2, तब 3rd नए कोच आएंगे। वुमेंस फुटबॉल में आपके पास एक कांस्टेंट कोच है, तो एक सेम अप्रोच है, सेम आपका स्टाफ है, आप एक अलग आपका माइंडसेट होता है। पहले हमारे पास मेंस में शहजाद अनवर थे, फिर हमारे पास स्टेफन थे, अब हमारे पास सोलानो आ रहे हैं, तो ज़ाहिर एक चेंज एक अलग है। वुमेंस फुटबॉल पे देखी जाए तो रैंकिंग ज़ाहिर बहुत इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल अब आप मेंस में भी रिजल्ट बेहतर देखेंगे, क्योंकि मैं मैनेजर बन गया हूँ। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आई डू फील हो सकता है। एंड वुमेंस फुटबॉल में एक और ये है कि अगर आप एशिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का इतना नहीं है। आई थिंक हारून साहब पे एक बड़ा अच्छा क्रेडिट था, उन्होंने वुमेंस फुटबॉल में फोकस बहुत किया, तो हम लोग प्लेयर्स लाए, हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, इस वजह से हमारी वुमेंस फुटबॉल का आ रहा है। आप अगर इस रीजन में आप देखेंगे, दुबई की टीम नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी ने अभी शुरू किया है, तो रैंकिंग वाइज इसलिए बड़ी एडवांटेज है। काफ़ी मुल्क तो फुटबॉल खेलते ही नहीं है और वो अभी शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप पूरी अरबी साइड पे जाएंगे तो वहाँ की फ़ुटबॉल वुमेंस में कुछ भी नहीं करती। आपकी मालदीव्स वगैरह की भी फुटबॉल वुमेंस में कुछ भी नहीं है। वेराज व्हेन यू गो टू मेंस फुटबॉल, आपकी 200 का भी मुल्क खेल रहा होगा, रैंकिंग में बड़ा इफेक्ट उस पर भी आता है कि आपके कितने मैचेस प्ले हो रहे हो। अगर आप मैच हारते भी है ना, अगर आप हर फीफा विंडो में मैचेस खेल रहे हो तो आपकी रैंक अप होती रहती है। तो वुमेंस फुटबॉल की विंडोज़ बड़ी कम यूज़ होती है, मेंस फुटबॉल में तो होती रहती है। एंड आई थिंक क्रेडिट हमें देना चाहिए कि हमारे जो वुमेंस फुटबॉल की डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर है। मतलब स्पेशली अभी जो था, आई थिंक जितनी भी हमारी अचीवमेंट हुई है उसमें आई थिंक सबसे अच्छी इस बार हुई है। साफ में तो हम लोग परफॉर्म कर ही लेते हैं, मालदीव्स को तो हमेशा मारेंगे, तो 2-4 मुल्क तो आपके पास आते हैं आपको पॉइंट देने के लिए। इस बार किर्गिस्तान को रहा, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया को जो रहा। तो AFC लेवल जब हम कम्पीट कर रहे हैं तो वो बहुत है। आपके पास लैला बनारस आई, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट वुमेंस प्लेयर राइट नाउ, एंड आपका जियाना जो गोलकीपर है। आई थिंक इन दोनों के आने से आपकी वुमेंस फुटबॉल बहुत आगे गई है। बाकी भी अच्छी है, मतलब 2 बंदों से आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन आई थिंक इन दोनों के आने से आपको बहुत बड़ी एडवांटेज हुई है। देयर एक्सेप्शनल प्लेयर्स, एंड अगेन कोच का क्रेडिट जाता है। प्लेयर्स आर नथिंग विदाउट द कोच, एंड द कोच इज़ नथिंग विदाउट द प्लेयर्स। तो सबकी एक टीम एफर्ट है। एंड देखिए रैंकिंग 3 इंक्रीज हुई। अगर आप इस हिसाब से देखा जाए तो मेंस ने 10 मैच हारी, लेकिन वो सबसे क्रूशल मैच जीती भी थी जो कैम्बोडिया वाला था। तो हमने वहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। अब हुआ ये कि हम क्वालिफाई हो गए, लेकिन हम रेडी थे ही नहीं। अल्लाह ने हमें दे दिया ग्रुप में सऊदी, आप सऊदी से हारेंगे। वहाँ रोनाल्डो खेल रहा है, उनकी लीग का स्टैंडर्ड देखें। जॉर्डन अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के उसमें आया हुआ है, तो आपको ग्रुप ऐसा मिल गया कि उन्होंने तो आपको छोड़ना नहीं था। तो मेंस फुटबॉल में हम काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी हुए हैं कि हमें इस तरीके की टीमें मिली हैं। मैं अभी होपफुल हूँ, अगले महीने में हमारे अफगानिस्तान और म्यांमार से मैचेस हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि अगले पिछले 2 साल में अगर हमें विन नहीं मिली, इस बार इन 3 में हम विन भी लेके आएंगे और वो टीम हमें आराम से हराएंगी नहीं। ड्रॉ भी हो सकता है, इट्स गोइंग टू बी अ 1-0, 1-1, 2-1 सॉर्ट ऑफ अ गेम। इट वोंट बी पाकिस्तान मेंस टीम गेटिंग हैमर्ड। एंड आई थिंक हमारे पास बहुत हमारी बात हुई है, 2-3 बड़े अच्छे टॉप लेवल डायस्पोरा मेंस में भी आ रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू वुमेंस फुटबॉल, अब ये वो नेशनल चैम्पियंस भी रह चुकी हैं, अब नेपाल भी जा रही हैं जैसे कि आपने बताया। मुझे बताएं कि अपने लोकल नेशनल लेवल पे कि क्या मुश्किलात हैं जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, और यहाँ पे क्यों इतना इजी नहीं है वुमेंस फुटबॉल का आगे बढ़ना? आपको क्या लगता है, इज़ इट फंडिंग, इज़ इट कल्चर हेयर, या फिर कुछ गवर्नेंस का इशू है? देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट यू। जैसे हम कराची सिटी चैम्पियंस है ना वुमेंस फुटबॉल की, पाकिस्तान टीम तो अलग है, और हम लोग अभी नेपाल जाएंगे फर्स्ट हाफ क्लब चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरे हिसाब से इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ द इश्यूज दैट यू हैव सेड। फंडिंग एक हद तक इशू है, लेकिन थोड़े क्लब्स के पास हैं। गवर्नेंस का है। मेन इशू ये कि लड़कियों के लिए ना बहुत बैरियर्स होते हैं, स्पेशली आपकी जो थोड़ी यहाँ लड़कियाँ आती हैं जो एक समझें प्रिविलेज लड़कियाँ हैं, वो अपना O लेवल करती हैं, A लेवल करती हैं, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ बाहर। फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि बोलना नहीं चाहिए कि आपकी जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, वो थोड़ी बैकवर्ड थिंकिंग वाली है। दे स्टिल डू नॉट सपोर्ट देयर डॉटर्स प्लेइंग। वो चड्डी पहनी हुई है, जा रही हैं, खेल रही हैं। आपकी जो वुमेंस फुटबॉल हमारे पास खेल रही है ना, ज़्यादातर आगा खानी लड़कियाँ हैं। तो वो आगा खानी लड़कियों का एक बड़ा अच्छा कल्चर है जहाँ हम अपनी बेटियों को फ्री हैंड देते हैं खेलने का। उसके अलावा आपके पास खेलती सिर्फ एलीट क्लास है, जिनके पेरेंट्स की थॉट होती है कि ओके इट्स ओके फॉर यू टू प्ले फुटबॉल एंड आप खेलें, कोई इशू नहीं है। तो वो लड़कियां आती हैं, A लेवल खेलती हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए बाहर चले जाती है नॉर्मली। तो आपकी वो प्लेयर आगे बढ़ ही नहीं रही, वो अच्छी होती है फिर वो चले जाती है, अच्छी होती है वो चले जाती है।
तो कांस्टेंट 4-6 नाम है जो आपको लोकली, जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, उसके अलावा टैलेंट आ ही नहीं रहा। फिर आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाएंगे, अब आप देखें हज़ारा कोयटा में बहुत अच्छा काम हो रहा है फॉर द गर्ल्स, लियारी में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, उनके पास उस लेवल का सपोर्ट नहीं है। फिर उनका भी ये है कि जी बच्ची थोड़ी सी बड़ी होगी, इसकी शादी होनी है तो फुटबॉल गई। तो उनकी जो वुमेंस फुटबॉल हो रही है वो अलग मकसद से हो रही है, वो फंडिंग लेने के लिए हो रही है। मैं हज़ारा या लियारी के लिए नहीं कह रहा, वो मेरे दोस्तों की अपनी टीम है, लेकिन वो लोग टीमें चला रहे हैं जिस फॉर द सेक ऑफ इट। बहुत टीमें आपके पास आ रही हैं, बस वो खेल रहे हैं, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ रहे। अब बांग्लादेश की अगर आप देखेंगे ना, उनकी लोकल लड़कियों को, वो पूरा साल ट्रेनिंग कर रही है। बांग्लादेश वुमेंस फुटबॉल बहुत आगे चली गई है। आपके पास अभी अगर मैं पूरे पाकिस्तान में बोलूँ ना, 5-6 लड़कियों के अलावा मेरे दिमाग में किस तरह की प्लेयर ही नहीं आएगी जो नेशनल टीम में अच्छे लेवल पे अब खेल पाएगी विद द डायस्पोरास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वुमेंस फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए या उसके लिए काम करने में के लिए आपको कितना बैकलैश, कितनी बातें सुननी पड़ी, क्या हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? देखिए, जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते हैं तो बातें तो सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी आवाम बातों के अलावा कुछ करती नहीं है। अगर हम काम करते तो माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत आगे जाता। लेकिन आई थिंक आप इस चीज़ को ऑनेस्टली, आई थिंक हमें बैकलैश नहीं, हमें बड़ा सपोर्ट और लव मिला है। क्योंकि हमने बैरियर्स तोड़े हैं, हमने बताया कि हमारी लड़कियां कुछ कर सकती हैं। हमारे पास लियारी से बच्चे हैं, हमारे पास पूरे कराची से लड़कियां आ रही हैं और वो खेल के दिखा रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं, नेशनल टीमों में आ रही हैं। वुमेंस फुटबॉल के रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब अगर आप मेरे से मेन से ज़्यादा वुमेन के सवाल करिए, इसका मतलब वुमेंस फुटबॉल को पाकिस्तान जानता है अब जी। तो हमें ऑनेस्टली बड़ा सपोर्ट मिला है। हमें मेन से, फेडरेशन से, मेरे जो अपने दोस्त हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमें तो पता नहीं था यार कि वुमेन हमारी कुछ कर सकती हैं। तो हमें ऑनेस्टली मिला है काफ़ी सपोर्ट। बैकलैश जनरली एज अ क्लब को, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बड़ी मिली है, लेकिन एज फॉर द वर्क आई हैव डन फॉर वुमेंस फुटबॉल मुझे अपार्ट फ्रॉम लव कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं आपने इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की हैं, जेंडर इक्वालिटी है, तो इस हिसाब से बहुत हमें फ़ायदा मिला। मतलब जनरली लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, स्पेशली लोग हमारी वुमेंस को मतलब आइडलाइज़ करते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ कहती हैं हमें सुहा बनना है, लोग कहते हैं हमें इनसे मिलाओ, फोटोग्राफ्स लेते हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो अब वुमेंस फुटबॉल आगे आ गया है, पहले नहीं था। जैसे सोहा माशाल्लाह हमारी क्लब की बेस्ट प्लेयर है, उनको सब जानते हैं, उसने 3 गोल पाकिस्तान के लिए मार लिए। तो वी आर स्टार्टिंग टू मेक स्टार्स। फुटबॉल इंप्रूव तब होती है जब लोग मानते हैं किसी को, जब वो कहते हैं कोई तीर मारोगे तो आवाम कहती है वुमेंस फुटबॉल जीत रही है तो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मेंस फुटबॉल जब कितना बुरा नहीं खेल रही है, अनफॉर्चुनेट हो रही है, लेकिन जब तक वो विन नहीं आता तो वही बात है। क्रिकेट आगे इसलिए क्योंकि आप जीतते हो, आप वर्ल्ड कप जीते हुए हो। तो हमारी आवाम को सिर्फ यह है कि ट्रॉफी आए, ट्रॉफी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से कराची सिटी पे जाएँ तो हमारे पास वुमेंस फुटबॉल में ट्रॉफी है। तो एज अ क्लब तो लोग कहते हैं भाई कराची सिटी वुमेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। लोग बाकायदा लेजेंड्स अरीना मिलने आ जाते हैं। तो हमें जिस तरह KPT है उनकी तरफ से इतना सपोर्ट है, हमारी वुमेंस फुटबॉल को फ्री ग्राउंड दे देते हैं। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता कल्चर डेवलप हो रहा है। शायद ये जनरेशन आपकी वेस्ट होगी, लेकिन नई जनरेशन में अब आप देखेंगे ये हज़ारा, लियारी और जो इन एरियाज़ की बच्चियाँ थी, ये भी अब आगे निकलेंगी। पहले तो ये घर से नहीं निकल सकती थी, अब ये फुटबॉल खेल रही हैं, ओपनली आ रही हैं, दे आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, सऊदी फंडिंग का आपने मेंशन किया था शुरू में, तो मुझे उसका बताएं, उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? कोई लीग बनानी है या उससे टैलेंट पॉलिश करके एक्सपोर्ट करना है? उसके बारे में तो इसी डिटेल्स बताएं। बस आपने सवाल में जवाब दे दिया। अच्छा, टैलेंट पॉलिश करके बाहर भेजना। ओके। आई थिंक जनरली इन कंट्रीज़ के बड़े अच्छे एम्स हैं, एंड एक तो माशाल्लाह इनके पास पैसे भी हैं कि वो चाहते हैं हमारी कंट्रीज़ डेवलप हो। तो आई थिंक द ग्रासरूट फाउंडेशन initially started because of the Saudi funding, but it's not only their project. So we are looking for other partners as well. हम अपनी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मांग रहे हैं, हम और डोनर से भी कह रहे इन्वॉल्व हो, कंपनी से कह रहे इन्वॉल्व हो CSR प्रोजेक्ट्स में, एंड फेडरेशन से भी, AFC, FIFA, यू नेम इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट बहुत अच्छा है। मकसद यही है कि छोटे छोटे से बच्चों को हम लोग एक, जैसे कहते हैं ना, फुटबॉल स्कूल वाला कल्चर लाएं कि सुबह अंडर 10 से वो अंडर 14 जा रहे हैं, अंडर 14 से अंडर 17 जा रहे हैं। हमने एक पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता में उसको आगे बिल्ड कैसे करना है। तो उनका न्यूट्रिशन, उनका खाना पीना, उनका प्लान, उनकी मैच फुटेज, उनकी सारी CVs, तो हम बिल्कुल एक प्रोफेशनल अप्रोच ला रहे हैं जो बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड है। हमारे पास लोग अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, हमारे पास लोग हैं जो उनका न्यूट्रिशन भी प्लान कर रहे हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो उसका फुटेज भी देख रहे हैं, हमारे पास वो लोग हैं उनकी वीकनेस से स्ट्रेंथ्स कर रहे हैं, उनकी प्लेयर प्रोफाइलिंग हो रही है। तो हमारा ये मकसद है कि हम हर एज कैटेगरी को अलग तरीके से कैटर करें। एक पूरा हम एक चैनल करें कि इधर से वो इधर जाएगा,
हम किस तरह पूरे पाकिस्तान को साथ इन्वॉल्व करें, फिर पूरे एक पाकिस्तान की टीम बनाएं, उनको बाहर दिखाएं, उन प्लेयरों को एक्सपोर्ट करें, सऊदी लेके जाएं, फिर हम लोग इनको फिर ट्रांसफ़र मार्केट में भी लेके जाएंगे। वी आर इन टच विद एजेंट्स कि इनको हम अभी से ही बाहर भेजें। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एम है, एंड इंशाल्लाह अगर ये हो चल पाए जिस तरह चल रहा है, आई थिंक द ग्रासरूट्स फाउंडेशन विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर इन पाकिस्तान फुटबॉल। आई एम श्योर। अच्छा, वैसे तो आई एम नॉट टू होपफुल, लेकिन अगर इस पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू फंड दिस फुटबॉल या आपका कोई प्रोजेक्ट, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप उसके साथ करेंगे, कुछ अलग या कुछ सेम, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत आसरे में हूँ, तो मैं तो तारीफ़ ही करूँगा। ओके। तो इंशाल्लाह मुझे तो लगता है सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, एंड ने किया भी, एंड एक्चुअली आई थिंक हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सपोर्ट आया है ग्राउंड्स के हवाले से, छोटी मोटी चीज़ों के हवाले से, एंड वी आर इन टच कि वो किसी तरह हमारी वुमेंस प्रोग्राम को पूरा फंड करें। तो आई थिंक विद लीडर्स लाइक बिलावल, एंड अगर आप अभी भी देख रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब देखें, आप मुराद अली शाह, और ये देखें काफ़ी एक एजुकेटेड लॉट है, ये वो लॉट है जो चेंज ला रहा है। अगर आपको मैं एक फ़नी बात बताऊँ, आपके कराची में अभी 50 से 60 ग्राउंड सिंध हुकूमत ने बनाया, एंड अच्छे स्टैंडर्ड के। अगर आप लियारी जाएँ, मलीर जाएँ, विद पेविलियंस, विद एस्ट्रोटर्फ्स, तो बजट आया है। आपके सिंध में अभी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड है। तो वही बात है कि हमें एट टाइम चीज़ें नहीं पता। देखें, मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, ककरी ग्राउंड बना, उस पर करोड़ों, 4.5-5 करोड़ रुपए लगे। आप अभी जाएंगे, लोगों ने गेट तोड़ दिए, ताले चोरी कर दिए, थूक फेंक रहे हैं, पान लगाए हुए हैं। अब ये सिंध गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है ना। हम लोग एक चीज़ जब बना के दे रहे हैं, हम लोग ही अगर ये सही यूटिलाइज ना करें तो ये इशू है। अब आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं थोड़े, वो बड़े अनप्रोफेशनल लोग हैं, वो उन चीज़ों को सही कर नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, बाकियों से कुछ तो बेहतर हूँ, तो शायद अगर मुझे ग्राउंड मिलेगा मैं उसका उस तरीके से रगड़ा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको लॉन्ग टर्म चलाना है। तो सिंध की तरफ से सपोर्ट आया है, एंड हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं सपोर्ट को। एंड आई डू फील, जैसे हमारा ग्रासरूट फाउंडेशन था, उसमें सेनेटर यूसुफ बलोच ने हमें सपोर्ट किया है। हमें जो ग्राउंड ककड़ी ग्राउंड मिला हुआ है, इट इज़ ऑन नॉमिनल रेट्स कम्प्लीटली। तो जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इज़ ड्यू। नासिर करीम साहब भी हैं लियारी के, उनने हमें सपोर्ट किया, ग्राउंड हमें टॉप नॉच फैसिलिटी मिली हुई है, तो हमें सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक सपोर्ट लेने का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वंस यूर देयर आपको वो अकोमोडेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग उन फंड्स को यूज़ सही नहीं करते, तो वो खुद इसलिए अवॉइड भी करते हैं लोगों को देना। लेकिन अगर इतने ग्राउंड्स बन रहे हैं और प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर फुटबॉल क्यों नहीं होती? सवाल फिर वही आ जाता है। देखिए, फुटबॉल हो रही है, लेकिन एक रिक्रिएशनल नहीं हो रही है फुटबॉल। अगर मैं वही वाली बात है ना, मैं 100 लोगों को बस रोज़ ग्राउंड में उतार रहा हूँ और कह रहा हूँ खेलो, उससे वो अच्छा नहीं होगा। किस तरह खेलना है, क्या खेलना है, कौन सिखा रहा है, ये एक क्वेश्चन है ना। अब दुनिया पागल तो नहीं है कि जब आप बोलते हो मैं कोच हूँ, बोलता आपके पास लाइसेंस कौन सा है। एक लाइसेंसिंग हो रही है, एक आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनका एक बड़ा दुनिया में मकसद है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एक क्वालिफिकेशन होता है कि नेशनल टीम में एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट है, क्लब टीम में ये रिक्वायरमेंट है, तो देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। मतलब नेशनल टीम के पास ए लाइसेंस होना चाहिए या बी लाइसेंस होना चाहिए, क्लब टीम के पास सी होना चाहिए। हमारे यहाँ लाइसेंस तो दूर की बात है, माशाल्लाह बस हाँ उस्ताद है हमारा, बस खिला रहा है, सिखा रहा है। तो वर्ल्ड फुटबॉल बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, आपको तो पता ही है, आप खुद फुटबॉल फॉलो करती हैं। तो अब आप बाहर, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सऊदी नेशनल टीम आई थी पाकिस्तान खेलने, उनका कोचिंग स्टाफ में 18 लोग थे। अटैकिंग टीम का भी अलग है, डिफेंसिव कोच अलग है, टैक्टिशियन अलग है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, फिजियो अलग है, ये अलग है। तो अब फुटबॉल इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर कंपोनेंट के भी अलग कोचेज होते हैं। एब्सोल्युटली। तो वी हैव टू लुक एट इट ऑन दैट साइड के इस तरीके से काम हो। अब हमारे अदील भाई जो थे माशाल्लाह, वो और एहसान, वो 2 कोचेज़ ने पूरी वुमेंस फुटबॉल अपने कंधों पे खुद चलाई है। उनको भी 4-5 लोग दें तो आप देखें, उनको प्रॉपर कैंप्स दें। पिछले अभी आपको मज़े की बात है, जो रिजल्ट वुमेंस टीम ने किया, इट वाज अ मिरेकल। 5 दिन के कैंप में गई हैं, तो 5 दिन के कैंप में फिर अल्लाह ही खैर करता है, क्या होता है। अच्छा, लियारी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। उसको कहते हैं कि मिनी ब्राज़ील है और वहाँ पे बहुत टैलेंट है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल टीम में क्यों नहीं है? वहाँ पे कोई क्यों नहीं आता? देखिए, आई थिंक इसका बड़ा जो आई थिंक सिंपल मैं आपको जवाब दूंगा वो ये है कि लियारी जो है ना, लोगों ने बड़ा मिसयूज़ किया, एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, उन्होंने उनकी बस उधर आके बच्चों की तस्वीरें लगा के उनको बड़ा एक्सप्लॉइट किया, एंड आई रियली फील बैड फॉर इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन लियारी, लेकिन आई थिंक मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। अगर आप सीनियर टीम में जाती हैं तो लियारी का बच्चा नहीं आ रहा, लेकिन जूनियर टीम्स में उनके बच्चे हैं, तो जूनियर लेवल तक वो खेल रहे हैं, लेकिन खुराक
जो कहते हैं ना रोनाल्डो की वो स्लीप वीप और सुबह उठ के ये खाता हूँ वो खाता हूँ, दीज आर एक्चुअली थिंग्स। जिम करना, क्या आपकी खुराक है, वो बड़ा एक वो है। तो लियारी के बच्चे को अगर आप नॉर्मली देखेंगे ना, बहुत आपके पास आप देखेंगे स्किनी से, छोटे से, शॉर्ट हाइटेड। वो हमारी फ़ुटबॉल में अगर आप फिर इनको फैसलाबाद ले जाएँ या चमन ले जाएँ, वो 6 फुट से कम कोई है ही नहीं। एंड देन अब आपकी पूरी नेशनल टीम में वैसे सारे डायस्पोरा प्लेयर आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लियारी में भी एक ही प्लेयर है, अली खान नियाजी, जो नेशनल टीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, आता है कभी कभी नहीं होता। उसके अलावा आपका अब जो है टैलेंट ज़्यादा मलीर में आ गया है। आपकी मलीर में ज़्यादा नेशनल टीम के प्लेयर निकल रहे हैं कम्पेयर टू लियारी। उसमें एक ये रोल है कि अब लियारी में बने नए नए एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स, मलीर में हैं ही ग्रासी ग्राउंड्स। तो अगर आप दिन रात ट्रेनिंग मिट्टी में कर रहे हो और एक बंदा रोज़ घास में ट्रेनिंग कर रहा है, बड़ा फ़र्क होता है इन चीज़ों का। तो आई थिंक ओवरऑल लियारी में अब शायद इम्प्रूवमेंट वापस आ जाए, क्योंकि अब ग्राउंड्स अभी ये 2-3 सालों में ही वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जहाँ पे सारे ग्राउंड्स बने, वरना तो वहाँ पे मिट्टी पत्थर के ग्राउंडों में उस हिसाब से नहीं हो पाता। एंड फुटबॉल हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। मतलब फुटबॉल फीफा की अपनी उसमें आया था, पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट वॉचिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये है। अच्छा, स्पार्टेक्स की बात करते हैं। आपने मेंशन किया कि आप लोगों ने सीएम कप जीता वहाँ पे रिसेंटली, तो मुझे बताएं कि उस टीम में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप चाहेंगे कि वो नेशनल टीम पे भी रिफ्लेक्ट करें, या आप थोड़ा आप रेप्लिकेट कर सकें, सिंस यू आर गोइंग टू मैनेज द नेशनल टीम आल्सो? आई थिंक ऑनेस्टली ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास पूरी नेशनल टीम के ही प्लेयर खेल रहे थे अपने पास। ओह ओके। तो जो स्पार्टेक्स की टीम थी वो समझे पूरी नेशनल टीम खेल रही थी मेरे पास। अच्छा। तो आई थिंक इसमें फजल भाई जो हमारे स्पार्टेक्स के फाउंडर हैं उनको क्रेडिट जाते, क्योंकि इन सबको लाना इज़ नॉट ईजी। उनके एक्सपेंसेस, उनको जिस तरीके से केटर किया उन्होंने, तो ये कोई करता नहीं है। तो वी बेसिकली गेव फुटबॉलर्स द रिस्पेक्ट दैट दे डिज़र्व। तो स्पार्टेक्स में हमने वो टीम बनाई और हमारा वो मकसद था कि हम, जो लोग कहते हैं यार ये पर्ची है, हम लोग अच्छा यार देखते हैं कौन पर्ची है, हम लोग पूरा टूर्नामेंट इतने कंफर्टेबली जीते हैं। लोग ये भी कहते हैं, एक उनका टर्मिनोलॉजी है पाकिस्तान फुटबॉल 19-20 है, कि बस सब एक जैसे ही हैं, बस एक आध कोई थोड़ा अच्छा है बाकी कुछ नहीं है। हमने फाइनल में 4 गोल मारे, सेमीफाइनल में 3 गोल मारे, हमने हर मैच को 2 से 4 गोल के एवरेज पे विनिंग किया, और फाइनल में तुमने पहले हाफ में ही 4 मार दिए थे। तो इससे हमने प्रूव किया कि ये एक्चुअली बेस्ट हैं, और इनमें थोड़े ज़्यादा है क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं। तो हमने इकट्ठा, हमारा मकसद ये था कि नेशनल टीम बननी है, आप एक बेस्ट टूर्नामेंट में अपनी स्किल्स पोर्ट्रे करके दिखाओ कि मैं डिज़र्व करता हूँ टीम में होना। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नेशनल जो क्लब्स हैं या नेशनल टीम को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो भी आपका स्किल सेट और अचीवमेंट्स है माशाल्लाह, डज इट मीन एनीथिंग इंटरनेशनली? आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे अभी हम लोग नेपाल लेके जा रहे हैं, अभी मैं नेशनल टीम को बाहर लेके जा रहा हूँ, उनके साथ मैं एज ए मैनेजर हूँ, तो बड़ा फ़ायदा होता है। आपको इतना एक्सपोजर मिलता है। मैं साफ मैच कमिश्नर कोर्स पे भी गया था लास्ट मंथ नेपाल, मुझे फेडरेशन की तरफ से आई वाज फंडेड टू गो ओवर देयर। तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं दुनिया में, कोई काम इट्स ऑल कनेक्टिविटी। जैसे आप देखते हैं वहाँ पे फिर यू हैव फॉरेन पीपल, यू हैव फॉरेन कोचेज, यू मीट पीपल। आप PR जिसे कहते हैं। नहीं, बेसिकली हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, मेरी अकेडमी है, कल को मैं नेपाल ले जाऊँगा, कल मैं दुबई ले जाऊँगा। तो जब तक आपके बाहर इंटरनेशनल आपके पास लिंक्स नहीं हो तो कुछ फुटबॉल ग्रो ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने, हमारा मकसद ही उनको बाहर भेजना है। तो बाहर कोई जानने वाला होगा तो उसको लेगा ना। अब इंस्टाग्राम पे तो कोई बाहर चले नहीं जाता। अच्छा, थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सवाल मैं करूँगी। हम क्रिकेट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं टच देना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं आजकल क्रिकेट के, वेस्ट इंडीज़ से भी हम हार गए। अब आई वाज रीडिंग 23 पता नहीं कितने ईयर्स बाद जाके जो है वो वेस्ट इंडीज़ की खान के बाद सीरीज़ अब जीती है। तो अगर आपको क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाए तो आप क्या चेंज करेंगे उसमें? मैं क्रिकेट टीम का कोच बनूंगा ही नहीं, मुझे जो चीज़ आती है मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन आई वर्ड ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन पाकिस्तान। आई लव क्रिकेट माई सेल्फ। जितना हमें पता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा ही उधर की पॉलिटिक्स का लेवल बिल्कुल ही अलग है। तो सबसे पहले जाएंगे, हम तो चाहेंगे कि सबको इकट्ठा करके एक टेबल पे लाके एक देखें। आपकी कभी कभार परफॉर्मेंस जो बिहाइंड द डोर सीन होता है ना, वो आपके परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट करता है। तो आई जनरली थिंक हमारी क्रिकेट में टैलेंट में तो कोई देखे कमी नहीं है। आई वुडंट से पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं है। हमारे आई थिंक मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल जाता है, जिन्हें हमारे प्लेयर्स को इतना प्रेशर दे दिया है, इतनी हेट दे दी है। देखें, बहुत मुल्क हारते हैं, एक ये स्पोर्ट है, इसको एक स्पोर्ट को एक्सपोर्ट ही लेना चाहिए। हम लोग उसको अना पे ले आते हैं, हम वो ये हो गया, वो हो गया, मारो इसको, निकालो इसको। कोई बंदा बाहर जाके गंदे खेलने के लिए नहीं चाहता। अगर आप मैच से पहले उसको ये प्रेशर दोगे, तुम इधर परफॉर्म नहीं किया तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारा ये नहीं हुआ, आपको लोग ओपनली गालियाँ देते हैं, आपके घर वालों को गालियाँ देते हैं।
तो लोगों को लगता है कि फुटबॉलर या क्रिकेटर एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी आसान है, वो इंतहाई मुश्किल है। आपको आइडिया ही नहीं है उनको कितना मेंटल स्ट्रेस मिलता है, उनको कोई मेंटल पीस नहीं है, वो पब्लिकली कहीं जा नहीं सकते, पब्लिकली ना जा सकते और ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलो तो गालियाँ सुनो। तो वो अपनी तरफ से मेहनत कर जाते हैं। हाँ, तो वही बात है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट में कोई ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कोई डेड एंड है। आई थिंक कैप्टन चेंज और ये चीज़ें हो रही हैं, एक प्रोसेस है। तो अगर वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा क्रिकेट में तो हम खेल लेंगे, वरना अल्लाह है हमारे साथ, तो कभी ना कभी 2-3 साल में एक चैंपियंस ट्रॉफी या T20 कुछ ना कुछ जीत ही जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का साइकिल है बैन और अनबैन होने का फीफा की तरफ से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कीपिंग इन कांटेक्ट विद अब जो मोहसिन गिलानी का विजन है फीफा को लेके या पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को लेके, सो ये सारा रोड मैप थोड़ा उस पर आप बताएं क्या सी? देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल तो आपको पता ही है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से फीफा बैन कर लेती है। PFF इज़ ऑलवेज फंडेड बाय फीफा। हम लोग यहाँ लोग कहते हैं हम फेडरेशन चलाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कैन नॉट ओवर रूल फीफा। तो बात यह है कि हमारी फ़ुटबॉल पे बैन्स लगे हुए थे, फिर हमारे पास आती है नॉर्मलाइजेशन कमेटीज़, उनका काम होता है ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज़ करके एक इलेक्शन करवाना। तो 2 कमेटीज़ आई, उनके इश्यूज़ हुए, अब जाके हमारे पास फाइनली इलेक्ट हुआ है। तो अब कोई वो वाले बैन अनबैन वाले इश्यूज़ नहीं होंगे अनटिल कोई बोल दे मोहसिन गिलानी को आप निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो अब आई डोंट थिंक दैट इशू विल प्रिवेल। However, keeping in mind Mohsin Gilani, I think this was the best hiring ever by the Congress, क्योंकि कांग्रेस की उस पर ही मोहसिन भाई जीते हैं। आई थिंक मोहसिन गिलानी इज़ अ गिफ्ट टू पाकिस्तान फुटबॉल। उन्होंने फीफा मास्टर्स किया हुआ है, ही इज़ वेरी 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 वेल क्वालिफाइड। आपने देखा फीफा प्रेसिडेंट के साथ मिले हैं, AFC के साथ मिले हैं, ही इज़ वेरी वेरी वेल कनेक्टेड, ही इज़ वर्कड इन फीफा। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। एंड आई थिंक अगर बाकी स्टेक होल्डर्स जो खड़े हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, उनकी ना उधर जान पहचान थी और ना वो पाकिस्तान फुटबॉल को इतना ऊपर लेके आ सकते थे। एंड कीपिंग इन माइंड जैसे कराची यूनाइटेड वाले तालीज़ा ही थे, ही हैड हिज ओन क्लब। मोहसिन गिलानी के पास उस तरह का कोई वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था, तो ही वॉज एन इंडिपेंडेंट गाय। एंड ज़काउल्लाह साहब थे, वो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन आई डोंट थिंक वो मोहसिन गिलानी जैसे इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। तो आप ये देखें, अभी 8 से 9 हफ्ते हुए हैं, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपकी फुटसॉल टीम जा रही है। आपकी फ़ुटबॉल टीम में सुलानो से बड़ा कभी बंदा आया ही नहीं है, वो लाए। मेंस टीम में इस बार एक फ़ीमेल मैनेजर लेके आए, तो वो एक चेंज ला रहे हैं। एंड देन उनकी एक अच्छी बात है, वो हर किसी की सुनते हैं। ही वांट्स एवरीबडी टू कम, ही वांट्स एवरीबडी, वो सबको अपॉर्चुनिटी देंगे। उनके अंदर ये नहीं है कि किसने मुझे वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे अपने कंपेटिटर्स मेरे और मेरे पार्टनर की फेडरेशन में काम कर रहे हैं, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। You can work professionally with somebody and not like the person personally. Those are completely different things. तो इस चीज़ पे मोहसिन गिलानी भी बहुत प्रोफेशनल है और हम लोग भी बड़े प्रोफेशनल हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं। तो उनकी हायरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वो पाकिस्तान को मैप मिला है। अब इन्फेंटिनो यहाँ आ रहा है पाकिस्तान, तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। रही बात ये, उन्होंने अभी 23 को भी भेज रहे हैं विदाउट फंड्स। आपके भी वो बैंक वाला जो इशू पुराना चल रहा है, हमारी टीम फंड्स के बगैर अंडर 23 जा रही है, अंडर 17 जा रही है, फुटसॉल में जा रही है। तो इसके अलावा वो कर क्या सकता है? एंड आई थिंक जो हमारे वुमेंस वाले भी हुआ, तो वो मोहसिन भाई की इलेक्शन, ही वॉज इलेक्टेड ऑलरेडी, तो वो अभी से ही अपना गुड लक समझे ले आए हैं, जो भी हम वहाँ पे भी 2 मैचेस जीते हैं। तो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड, ही इज़ एन अमेजिंग गाय। मैंने तो इलेक्शन के वक्त भी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि वी वर इन द कांग्रेस, एंड उसका अगेन विद नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक, एंड आई बिलीव ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। एंड हम उनको सपोर्ट करते थे, और हमारे लिए वो हमारे लीडर हैं, और हमारी तरफ से जितना सपोर्ट आएगा हम उनको देंगे। So you are completely 100% in line with his decisions, his 100%. thoughts and everything. Again, he has a lot on his plate from stakeholders, from the group जो उनके against था। तो he is not here to satisfy me and please me or anybody else. He is our president. तो whether we like it or not, he will decide. तो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, फैसला उनका है। तो बेहतर है उनको उस चीज़ में सपोर्ट करना, क्योंकि क्या पता वो आपको गलत प्रूफ कर लें। क्योंकि देखिए, बहुत चीज़ें मैं उनसे 24 घंटे तो बात कर नहीं सकता, तो वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसी और उस पर कर रहे हैं। उन्होंने हर किसी को चांस दिया। कोई भी ये गिला नहीं करेगा कि मोहसिन भाई ने हमें चांस नहीं दिया। वो हर स्टेक होल्डर को, है ही कितने स्टेक होल्डर, सबको चांस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। पूरी कम्युनिटी आगे जाए पाकिस्तान फुटबॉल की। अच्छा, मुझे सोलानो के बारे में बताएं। यू आर गोइंग टू वर्क विद न्यू कासल के वो लेजेंड है, उसके बारे में थोड़ी फीलिंग्स बताएं कि कितना
एक्साइटेड हैं आप एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई थिंक जब कहते हैं ना कि आप एक चीज़ शुरू करते हो कुछ भी हो सकता है, तो आई वुडंट हैव एवर थॉट कि मैं इतने बड़े कोच के साथ काम करूँगा, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि आपको पता नहीं आगे क्या होगा। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करना, उनसे बहुत चीज़ें सीखूंगा। एंड एक बंदा जो एक प्रीमियर लीग लेवल लेजेंड है, जिन्होंने इस लेवल की फुटबॉल एज ए प्लेयर खेली, जो इतना बड़ा कोच है, अगेन आई थैंक मोहसिन गिलानी साहब फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी एंड ट्रस्टिंग मी विद सच अ बिग रोल। एंड अगेन बहुत सीखेंगे, वेरी एक्साइटेड, होपफुली आई एम मीटिंग हिम टुमारो, एंड हमारा कल परसों से काम शुरू है, तो देखेंगे। आई एम प्रीटी होपफुल। ज़ाहिर सीखते ही आप, हर कोई किसी से सीखता है, इतने बड़े बंदे से फिर आप और सीखते हो, क्योंकि आपके दिमाग में उनके लिए रिस्पेक्ट ही अलग है। तो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट फॉर माय फ्यूचर इन फुटबॉल एज वेल। आई एम श्योर। अच्छा, हमारे यूजुअली लोगों में आइडिया क्या होता है कि व्हेन समवन इज़ द मैनेजर ऑफ अ टीम, तो आप मुझे बताएं कि व्हाट कम्स अंडर इन योर रोल, यानी एज अ मैनेजर आप नेशनल टीम के साथ क्या क्या कर रहे होंगे? बिकॉज नॉर्मली लोगों का क्या आइडिया होता है कि बस प्लेयर्स को लेके जाना, टिकट्स और होटल्स, ये वो, इसके अलावा भी आई एम श्योर सो मेनी थिंग्स आर इन द बैकग्राउंड। देखें, यू राइट अबाउट दैट, टेक्निकली इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन रोल, बट ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि हायरिंग बड़ी लिमिटेड है, तो उन्होंने और भी रोल्स दिए हैं कि इसके साथ आप ये भी करें। बिकॉज अभी सीनियर टीम है, तो ऑब्वियसली मेरे इंटरनेशनल लिंक्स विद लॉट ऑफ डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं, तो मुझे और भी रोल्स दिए हुए हैं कि आप थोड़ा अपार्ट फ्रॉम यू नो सारी चीज़ें मैनेज करने के अलावा प्लेयर लिंक, मैन मैनेजमेंट, हर प्लेयर को देखना क्या है क्या नहीं और बेहतर क्या है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद अ कोच, तो बहुत इनपुट आप दे सकते हैं। अब वो देखते हैं कि वो मेरे से कितनी इनपुट चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का कोचिंग थॉट प्रोसेस और वो मेंटालिटी अलग होती है। लेकिन एक मैनेजर की अपार्ट फ्रॉम के एडमिन स्टफ और भी बहुत इनपुट होती है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान फुटबॉल में रेगुलरली काम किया एंड आई ऑल्सो होल्ड UFAB लाइसेंस। तो मैंने कोचिंग की और अभी सबसे बड़ा टूर्नामेंट को एज अ कोच मैंने जितवाया है, तो आई नो व्हाट्स गोइंग अराउंड है। तो आई एम प्रीटी श्योर इन टर्म्स ऑफ प्लेयर सिलेक्शन थोड़ा सा मेरी एक इनपुट होगी कि हमें क्या क्या, ये नहीं कि मैं टीम में खिलाऊंगा, कि क्या क्या लोगों को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी एक ज़ाहिर है, आई एम श्योर थोड़ी सी वो इनपुट मांगेंगे, क्योंकि वो अभी आए हैं, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड ओवर हियर। अच्छा शाजिद, मुझे ये बताएं कि हमारे अपने प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के, व्हेन कैन दे प्ले इन बिग लीग्स या इंटरनेशनली? देखें, अब जो है ना वो बहुत ही प्रोसेस स्ट्रिक्ट हो गया है, स्पेशली ये कि हमारी रैंकिंग माशाल्लाह 200 नंबर है। तो जो मुल्क अभी हम अगर प्रीमियर लीग्स एंड स्पेनिश लीग्स, इटालियन लीग्स, यूरोप की बात करेंगे, टॉप 20 इन द वर्ल्ड, तो अगर आप ये सोचें टॉप 20 टॉप वाला कोच वो 200 मुल्क वाले का सोचेगा ही क्यों? प्रीमियर लीग में सैफ रीजन का कोई प्लेयर है ही नहीं। आप बांग्लादेश, इंडिया वगैरह भी सब उठा लें, सुनील छेत्री इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन सैफ रीजन, वो भी 3rd 2nd डिवीज़न वाला उनका चक्कर हो रहा था, प्रीमियर लीग का तो कोई चक्कर ही नहीं था। आप अगर अरबी वर्बी और उस एरिया में भी जाएंगे तो उनके लिटरली एक आध प्लेयर खेल रहे हैं इन लीग्स में। जैसे आप जॉर्डन के जो है मूसा अल तमारी, वो फ्रेंच लीग खेल रहे हैं। तो ये रीजन एशिया फुटबॉल में काफ़ी पीछे है। पहले तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारे प्लेयर सऊदी लीग चले जाएं, लेकिन सऊदी के पास जिस तरह का बजट है वो तो खुद प्रीमियर लीग प्लेयर्स को टारगेट कर रहा है। ऐसे तो प्रीमियर लीग तो बाय लॉ भी हमें अभी वी आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि वहाँ एक सेट होता है 30-40 इन द वर्ल्ड को ही वो एक वर्क वीज़ा देते हैं। तो आप विजिट वीज़ा पे तो जा नहीं सकते। हम लोग के प्लेयर्स का वहाँ ट्रायल होने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनका लॉ परमिट वर्क परमिट ही इशू नहीं करता इस तरह की कंट्रीज़ को। Okay. So in the end, I really want to mention and want to know about Fabrizio का shout out, right? How exciting, how big it is for you? I want to know that. बेसिकली ये जो फजल भाई हैं फ्रॉम स्पार्टिक्स, उन्होंने करवाया था। तो ऑब्वियसली इट्स रियली बिग, मतलब एक अच्छा लगता है कि यू नो इस तरह का इतना, ही इज़ द बिगेस्ट गाय इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो वो कर रहे हैं, और नॉर्मली लोग कह रहे थे AI है, ये है, पैसे दे के करा है, जो भी हो, बड़ी चीज़ें होती हैं। देखिए AI तो वो नहीं है। आई थिंक आप यू कैन ऑल्सो पे फॉर हिम टू गेट इट डन फॉर यू, बट ही ऑब्वियसली चार्जेस अ प्रीमियम। तो उनको फजल भाई की तरफ से एक ईमेल भी गया था, क्योंकि नॉर्मली वो इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकते। इस तरह तो कल मैं बोल दूँ जी किसी कंपनी का नाम लेके बोलो, वो नहीं बोलता। तो ऑब्वियसली ही चेक्ड दैट कि ऑफिशियली सोलानो आ रहा है, शाहजेब उसके साथ है, तभी उसने ये स्टेटमेंट दी थी। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन पे हिम टू गेट एनीथिंग डन। तो ऑल्दो बहुत लोग ज़ाहिर है, ऑल्दो इट बिकेम वायरल, बहुत रीच मिल गई, सब ने शेयर किया, तो फिर थोड़े हेटर्स भी आ जाते हैं साथ साथ। तो वो ये बात है कि एक वो ऐसी ही चीज़ बोलता है जो एक चीज़ ऑथेंटिक हो। बिकॉज कल को मैं बोल दूं जी आप नेशनल टीम मैनेजर हैं, आप है ही नहीं, तो आपकी फेडरेशन उस पर केस कर सकती है इस चीज़ पे। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी बिग,
बहुत एक क्या कहते हैं एक अच्छा था, इट फेल्ट गुड, एवरीबडी कंग्रेचुलेटेड मी। एंड काका ने वैसे ही एक बार अब्दुल एफसी मेरी पुरानी टीम को शाउट आउट दिया था, आई वर्कड विद हिम एज वेल। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स एक पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आया था, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग कि मैं इन प्लेयरों के साथ मिला हुआ हूँ, इनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ और इनसे शाउट आउट्स भी आ रहे हैं, तो आई हैव बीन ब्लेस्ड। ये 10 सालों से है। मैंने काका, फीगो, पुयोन, हल्का के साथ खेला, अभी मैंसीनी आया, चिम्बोंडा आया, तो आई हैव प्लेड गेम्स विद देम, आई हैव मेट देम, आई हैव वर्कड विद देम। सो एक पाकिस्तानी फुटबॉलर जो गली में खेलता था उसके लिए तो बस ये गेम ओवर ही है कि बस ज़िंदगी में जितना करना था कर लिया। I'm sure it must be like a dream come true sort of a thing. Yeah, definitely. You never think of it when you're growing up interested in football और आप करना like already Fabrizio से पहले भी I think whatever you have achieved Exactly. is like great for your own personal self and for like our country as well. Yes, डेफिनेटली आई थिंक इनिशियली नहीं लगता था कुछ होगा, लेकिन अब जिस मुकाम पे पहुंच गए तो अब आसमान का ही सोचा है, तो अब ये चीज़ें से कुछ ज़्यादा मैं ओवरवेल्म नहीं होता। यू फील गुड बट देन यूर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी तो समझें शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा और अच्छी अच्छी चीज़ें फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाहज़ेब, मुझे बताएं कि आज से 10 या 20 साल बाद अगर कोई आपका नाम ले, आपके बारे में बात करे, सो आप क्या चाहते हैं कि वो किस तरह बात करें? व्हाट डू यू वांट देम टू से? हाउ डू यू वांट टू बी नोन लेटर ऑन? I think obviously it has to be with football because I do it for a living. I think the end goal for me जो जनरली मेरा दिल कहेगा वो बोलेंगे यार कि शाहज़ेब आया था, उसने पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कोई कुछ किया है, कुछ चेंज किया है। आई थिंक दैट इटसेल्फ वुड बी द बिगेस्ट गोल। मेरा तो ये मानना होता है कि कोई कोच भी है, किसी बंदे ने 1% भी हेल्प किया हो कि बच्चे को सिखाया, तो मैं उसकी बड़े अप्रीशिएट करता हूँ। तो आई थिंक जितने प्रोजेक्ट्स और जितना काम कर रहे हैं, तो आई थिंक 15-20 ईयर्स बाद अगर हमारी पाकिस्तान फुटबॉल एक्चुअली इंप्रूव हो, जो मैं चाहता हूँ हो, बोले कि ही हैड अ बिग रोल in where Pakistan football is now. अच्छा शाहज़ेब, मुझे बताएं क्या ऐसी चीज़ें जो आप कभी नहीं करेंगे when it comes to football, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो आप you will never agree to do? I think generally as a human being football तो secondary आते हैं, आपके कोई morals beliefs होते हैं, I think एक self respect होती है, आपकी dignity होती है, तो वो I think I would never let that come in between football। तो I think जो मेरी अपनी approach है, जो मेरी thinking है, मेरी philosophy है, मैं उसको कभी भी चेंज नहीं करूँगा। मतलब मैं जहाँ भी मैंने काम किया, जिसके साथ भी काम किया, मैंने अपने टर्म्स पे किया, अपने हिसाब से किया। तो कहते हैं ना कि कोई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ खोएंगे नहीं, या तो पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि फ़ुटबॉल के अलावा भी एक ज़िंदगी है, एक इज़्ज़त है, एक नाम है, एक फैमिली है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना अपनी एक ज़िंदगी में, एक कहते हैं आप एक जीते हो एक इज़्ज़त से, तो उससे ज़्यादा तो ज़रूरी कुछ भी नहीं है फिर। That's a great answer. That was such a great answer. Acha, in the end, Shaहज़ेब, would you like to say anything to your fans, general public, government, whoever is listening to you? The camera is still yours. I generally feel जिस तरह की मेरी जर्नी हुई है, तो I feel that हमें कभी भी उम्मीद जो है नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अच्छी नीयत से काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह ऊपर देख रहा है, हमें कुछ भी जो हम काम करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन आई थिंक अगर आपको वो नहीं भी मिल रहा, आपको अपना काम फिर भी करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट हो, आप जिस तरह मैंने प्रूव किया है कि यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ फुटबॉल, तो आप पेशेंट रहें, सही रास्ते पे रहें, कुछ भी हो सकता है, स्काई इज़ द लिमिट। आई थिंक वी शुड हैव गुड बिलीफ इन आवरसेल्व्स, विद गुड इंटेंशंस एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ बिग चार्म इन बीइंग द चेंज। So I think with what I've been doing, and I would give a lot of credit to my partners for all of the projects you're working on. We are bringing in a change, and we're only going to get better. Thank you so much, and I hope Pakistan football grows. Thank you शाहज़ेब। So आप लोगों ने हमारी आज की सारी कॉन्वर्सेशन सुनी और अंदाज़ा लगाया होगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का सीन अभी इतना बड़ा नहीं है, पर इट्स स्लोली ग्रोइंग, और ये नामुमकिन भी नहीं है। आई एम श्योर विद पीपल लाइक शाहज़ेब इन आवर साइड हमारी तरक्की भी होगी और हमारे प्लेयर्स भी आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह मे भी एक दिन हम पाकिस्तान का झंडा इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड दैट्स इट फ्रॉम अस बिहाइंड द गेम्स एपिसोड 3। I'll thank you again, Shaahज़ेब, for coming over and giving us your time. It was a pleasure coming, and I hope जो आपने बातें की हैं वो उसकी लोग उसको सुने, and hopefully your show grows as well. Thank you. Allah Hafiz, everyone. Dream it on.